Our next topic is novelist of the early Victorian period. और नॉवलिस्ट के मामले में ये पीरियड बहुत रिच है। नॉवल का जोनरा यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म किया गया। और इसमें आपको पता है ड्रामा तो लिखा ही नहीं गया, बल्कि आगे चल के बहुत एंड पे जाके ड्रामा ऑस्कर वाइल्ड लिखेगा। दरमियान में आप देख रहे होंगे कि ड्रामा नहीं आपको नज़र आ रहा, क्योंकि ड्रामा है ही नहीं, ना होने के बराबर है। पुराने ड्रामे स्टेज हो रहे होंगे, कोई नया राइटर, जाइंट राइटर पैदा नहीं किया इस एज में। सो नॉवलिस्ट जो है इस मामले में ये पीरियड बहुत रिच है। और अगर डोमिनेट जॉनरा अगर मेरे ख्याल में देखा जाए तो वो नॉवल ही बनता है। नॉवल ने यहाँ डोमिनेट कर दिया था विक्टोरियन एज के अंदर, ख़ासतौर पे अर्ली विक्टोरियन एज के अंदर। तो यहाँ हमें काफ़ी सरखपाई करनी पड़ेगी, गौर करना पड़ेगा, तभी हमें ये समझ आएंगे। ओके जी, चलते हैं इसके अंदर। इन द अर्ली विक्टोरियन पीरियड द नॉवल मेड रैपिड प्रोग्रेस। नॉवल रीडिंग वाज वन ऑफ द चीफ ऑक्यूपेशन। अब वजह ये बनी कि नॉवल रीडिंग बिकेम द चीफ ऑक्यूपेशन, क्योंकि ना तो इंटरनेट था, ना ही कोई टेलीविज़न था, ना ही और कोई सोर्स था। तो आप सोचें कि पब्लिक पढ़ी लिखी हो रही थी, एजुकेशन बढ़ रही थी। इंग्लैंड में एजुकेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था और ख़वातीन भी एजुकेटेड हो रही थी अब तो अब ऐसी सूरत के हाल में जब बहुत ज़्यादा आबादी पढ़ी लिखी हो लेकिन कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स ना हो, तो थिएटर भी कोई ख़ास जाइंट ड्रामाटिस्ट भी नहीं पैदा हो रहे थे। तो एक खला पैदा हुआ जिसको पुर किया है नॉवल ने, एजुकेटेड पब्लिक एंड मटेरियल हैड टू बी फाउंड फॉर एवरी टेस्ट। और दूसरा, इतनी ज़्यादा आबादी जब पढ़ी लिखी होगी तो बहुत सारा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, हर किस्म के लोग होंगे, हर किस्म के नॉवेल्स की ज़रूरत होगी। नंबर ऑफ द ब्रिलियंट नॉवेलिस्ट शोड that it was possible to adopt the novel to almost all purpose of the literature whatsoever. In fact, if we want to understand this intellectual life of the period, we need hardly go outside the sphere of the fiction. कि जाने की तो कहीं ज़रूरत ही नहीं है। अगर इस एज को आपने समझना है तो ये सारा कुछ तो नॉवलिस्ट ने ही कवर कर दिया था इसके अंदर। द नॉवेल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड टुक वेरियस शेप्स। इसमें कुछ सरमन टाइप नॉवेल्स भी हैं, पॉलिटिकल नॉवेल्स, पम्फलेट्स, philosophical discourses, social essays, autobiographies, and poems in prose, यानी poetic prose type novels। तो हर तरह के नॉवल यहाँ लिखे गए इस एज के अंदर, काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुआ। द थिएटर विच कुड राइवल फिक्शन, पॉसिबिलिटी थी कि थिएटर संभाल सकता था काफ़ी सारी पब्लिक को ऑन इवल डेज। थिएटर के तो बुरे दिन चल रहे थे। एंड इट डिड नॉट रिवाइव टिल द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। बिल्कुल एंड पे जाके ऑस्कर वाइल्ड मेरे ख्याल में दोबारा से थिएटर की तरफ आएगा और अच्छा वर्क करेगा, या इब्सन जो है ना यूरोप के अंदर, उसका बड़ा नाम होगा फिर। So the early Victorian period saw the heyday of English novel. The two most outstanding novelists of the period were डिक्कन एंड थैकरे। अगर अर्ली पीरियड को देखें तो आउटस्टैंडिंग जो नॉवलिस्ट हैं, दो नॉवलिस्ट जिनका आपस में काफ़ी मुकाबला भी था रहा अपने दौर के अंदर। एक फैशन हुआ करता था कि आप डिक्कन पढ़ते हैं कि थैकरे पढ़ते हैं, लोग इनकी बुक्स अपने हाथों में रखा करते थे और मुकाबला होता था डिक्कन और थैकरे के दरमियान। तो ये दो बड़े नॉवलिस्ट हैं, इनमें यकीनन आपने डिक्कन को पढ़ा होगा अगर थैकरे को नहीं भी पढ़ा तो, क्योंकि हमारे यहाँ डिक्कन ज़्यादा फेमस है। देखते हैं उसकी वजूहत। Beside them, there were a number of the minor novelists, among whom the important ones were Disraeli, Bronte sisters, Mrs. Gaskell, ये भी थी, हाईलाइट नहीं थी, चार्ल्स किंग्सली, चार्ल्स रीड, विल्की कॉलिंस एंड ट्रोलप। अब ये माइनर है, इनमें आपको पता है ट्रोलप का वर्क भी समटाइम बर्चेस्टर टावर आपको पता है सिलेबस में है किसी न किसी जगह। ब्रॉन्टे सिस्टर्स का काम पढ़ाया जाता है, जेन आयर हो, वुदरिंग हाइट्स हो, ठीक है। उसके अलावा जो मुझे काम नज़र आता है विल्की कॉलिंग का जो क्राइम फिक्शन है वो भी काफ़ी फेमस है। हत्ता कि ये माइनर है, उस लेवल के जाइंट नहीं है जितना जो है वो डिक्कन और थैकरे हैं, लेकिन ये माइनर होकर भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनसे भी बड़े असल में मौजूद थे, वरना ये भी बड़े आथर हैं। All these novelists had a number of the points of similarities. क्या थी इनमें सब में जो similarity? In the first place, they identified themselves with the age and were its spokesmen, whereas the novelists of the later Victorian period were critical. इसके बाद जो एक लॉट आएगी ना नॉवलिस्ट की, वो अपनी एज के क्रिटिकल हैं, जबकि ये एज के स्पोक्स पर्सन है। एज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके साथ चल रहे हैं। एंड इवन होस्टाइल टू इट्स डोमिनेंट अजम्पशंस।
This sense of the identity with their time is the cardinal importance in any consideration of the early Victorian novelist. तो आइडेंटिफाई करते हैं अपने टाइम के साथ, स्पोक्स पर्सन है, और अगर थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म करते भी हैं तो उसमें एक उम्मीद बाकी है, बड़ा लाइट क्रिटिसिज्म होता है, पॉजिटिव होते हैं, साथ चलते हैं। It is not that these novelists were uncritical of their country and age, but their criticism are much less radical than those of Meredith and Hardy. इससे आगे जो लॉट आएगी वो ज्यादा क्रिटिकल है, वो तो रेडिकल क्रिटिकल है, सिस्टम को सख्त तनकीद का निशाना वो बनाएंगे। दे एक्सेप्टेड द सोसाइटी इन विच दे क्रिटिसाइज, इनके साथ ये है कि ये एक्सेप्ट करते हैं उस सोसाइटी को जिस पे ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। It as many of their readers were doing in a light-hearted manner. They voiced the doubts and the fear of the public, but they also shared their general assumptions. Now let us examine these general assumptions of the early Victorians which these novelists shared. तो कौन से assumptions हैं इनके यहाँ जो similar भी हैं और ये उसका अलम उठाते हैं। In the first place, in spite of the fact they were conscious of the havoc caused by the industrial revolution, the presence of the mass poverty and the accumulation of the riches, ये प्रॉब्लम आल्दो थे और इन्हें एहसास था इनका, क्या थे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको बता आ रहा था, मैस पॉवर्टी बढ़ रही थी, अकोमोलेशन हो रही थी और अकोमोलेशन ऑफ द रिचेस in a few hands, yet they believed like the common Victorian that these evils would prove to be temporary. एज के साथ भी इस तरह से थे कि वो समझते थे कि ये वक्ती चीजें हैं। दैट ऑन द होल इंग्लैंड वाज ग्रोइंग प्रॉस्पेरस which was evident from the enormous increase in the material wealth and the physical amenities of the civilization, and that there was no reason why this progress should not continue indefinitely. तो उनका पूरा यकीन था कि ये तरक्की इंग्लैंड कर रहा है, इंग्लैंड जो है वो सही रास्ते पर है और एक दिन बहुत बुलंद मकाम पे वो जाएगा। और मटेरियली देखा जाए तो इंग्लैंड ने वाकई बहुत तरक्की की और आने वाले दिनों में उन्होंने और ज़्यादा अपनी एम्पायर बनाई और पूरी दुनिया पे इंग्लैंड का सूरज जो है उस टाइम गरूब नहीं होता था। Another important view which these novelists shared with the public was the acceptance of the idea of respectability, which attached great importance to the superficial morality. एक और जो इनके यहाँ assumption पाया जाता है वो है respectability का और superficial morality का in business as well as in the domestic and sexual relations. हर जगह पे एक खास एक मोरालिटी, एक मॉरल विजन जो है वो ये इन्होंने एक पकड़ा हुआ था जो हर तकरीबन इस एज के हर बंदे के पास है। विक्टोरियन मोरालिटी आपको पता है फेमस है, बाद में सिर्फ जाके इंसानों ने रियलाइज किया कि वो सुपरफिशियल थी। जैसे honesty is the best policy, nothing for nothing were the dictum which the Victorian honored in their business relations. Their attitude to sex had undergone a great change. Frank recognition and the expression of the sex had become tabooed. अब सेक्स की बात करना, रिलेशनशिप की बात करना, बिल्कुल पाकिस्तान कभी कभी हमें फील आता है इनको देखकर कि बिल्कुल ये विक्टोरियन सेंस जो है ना वो यहाँ पे भी है इस वक्त है। मोरालिटी जो है डबल स्टैंडर्ड की जो मोरालिटी होती है, तो हमारे यहाँ बच्चों के साथ चाहे रेप हो जाए कुछ भी हो जाए लोगों के साथ, बस हमने बात नहीं करनी है उसके ऊपर, एक सुपरफिशियल एक स्टैंडर्ड बना के रखना है। तो यही काम वहाँ पे उस वक्त हो रहा था विक्टोरियन एरा के अंदर। मसलन आप देखें फील्डिंग्स टॉम जोन, जो पीछे अभी नॉवल लिखा फील्डिंग ने, टॉम जोन्स वाज केप्ट आउट ऑफ द वे ऑफ द विमेन एंड चिल्ड्रन। क्या कहा जाता है? बच्चों और औरतों से दूर रखें ऐसी चीज़ें ताकि उनके अखलाक ख़राब ना हो। इन 1818 के अंदर ये बात क्या हो रही है? फील्डिंग्स का टॉम जोन्स बच्चों से दूर रखा जाता था, बाकी तो बाकी छोड़े, शेक्सपियर को दूर रखा जाता था। ये है विक्टोरियन इंग्लैंड कैसा बन गया था बच्चों और औरतों से। टॉम जोन्स नावल भी उनको नहीं देते थे तो पढ़ने के लिए। थॉमस बाउल्डर एक पब्लिशर है ना, ही पब्लिश द फैमिली शेक्सपियर। अंदाजा लगाएं कि शेक्सपियर अब नहीं पढ़ा जा सकता था और एक फैमिली शेक्सपियर पब्लिश हुआ which contained the original text of the Shakespeare's plays from which were omitted those expressions which could not be with propriety read aloud in a family. तो वो सारे पोर्शन निकाल दिए गए, फैमिली शेक्सपियर पब्लिश किया गया। ऐसे पॉइंट जहाँ पे कोई सेक्सुअल कोई कॉनोटेशन पाई जाती थी या कोई इमोरल थी, तो इन्होंने जो कि अखलाकी स्टैंडर्ड चेंज कर लिए थे अपने, तो शेक्सपियर भी अब पढ़ने के काबिल नहीं रहा था और फैमिली शेक्सपियर लाना पड़ा। द नॉवलिस्ट वर नॉट फार बिहाइंड इन प्रोपोगेटिंग द विक्टोरियन आइडियल्स। और ये जो विक्टोरियन आइडियल्स थे नॉवलिस्ट ने सही प्रोपोगेट किया इनको, ये तो इनके मैसेंजर थे ना इन आइडियल्स के।
ट्रॉलोप देखें, रोट इन हिज ऑटोबायोग्राफी, लिखते हैं ट्रॉलोप जो एक माइनर नॉवलिस्ट है, द राइटर ऑफ द स्टोरीज मस्ट प्लीज और ही विल बी नथिंग एंड ही मस्ट टीच वेदर ही विश टू टीच और नॉट। क्या कमाल की बात लिखी। ट्रॉलोप क्या कहते हैं कि स्टोरी राइटर को प्लीज तो करना चाहिए, यानी खुश करना चाहिए, हैप्पीनेस देना, स्थेटिक प्लेयर देना तो आर्टिस्ट का पहला काम है ना, लेकिन उसे साथ साथ टीच करना चाहिए, क्योंकि अगर वो टीच नहीं करता तो समझो वो चाहता है या नहीं चाहता, उसे टीच करना चाहिए हर हाल में, एक मोरालिटी को प्रोपोगेट करना चाहिए। नावल यानी एक प्रोपोगंडा होना चाहिए। तो आने वाले दौर में ज़ाहिर इन पे सख्त तनकीद होगी कि आर्टिस्ट का ये काम नहीं है, आर्टिस्ट टीचर नहीं है, ना ही प्रीचर होता है, वो आर्टिस्ट होता है। How shall he teach lessons of the virtue and at the same time make himself a delight to his readers? ये एक अलग क्वेश्चन है। But the novelist, if he have a conscience, must preach his sermons with the same purpose as the clergyman. ठीक है, ये भी ट्रोलोप का नजरिया है जो रिप्रेजेंटेटिव है अपनी एज का, कि नॉवलिस्ट को बिल्कुल प्रीच करना चाहिए एक सरमन की तरह, जैसे क्लर्जी मैन जो होता है वो लोगों को हिदायत करता है, अच्छाई और बुराई सिखाता है उनको। मस्ट हैव हिज ओन सिस्टम ऑफ एथिक्स। इस वजह से आप देखते हैं कि इन सारे नॉवलिस्ट में एक खास चीज़ पाई जाती है, खास सिस्टम ऑफ एथिक्स पाया जाता है। इनके किरदार अगर कोई गलती करते हैं, कोई बुराई करते हैं, कोई प्रॉब्लम करते हैं, तो वो बड़े पनिश्ड भी होते हैं, सख्त पनिश होते हैं। विक्टोरियन नॉवलिस्ट सारों में ये पाया जाता है। इफ यू कैन मेक वर्च्यू अल्यूरिंग एंड वाइस अगली, ठीक है, इन्हें क्या बनाना चाहिए, यानी वर्च्यू को अल्यूरिंग बनाएं, खूबसूरत करके दिखाएं, और वाइसेस जो हैं उनको गलत पेंट करें ताकि लोग उनसे दूर हों। While he charms his readers instead of wearying them, such have been the teaching of Thackeray, Dickens and George Eliot. आपने जॉर्ज एलियट भी पढ़ा होगा, ये अपने कैरेक्टर्स के साथ क्या हाल करती है, जो गलती करें तो सही उनकी तो खूब खूब जो है दुर्गत बनाई जाएगी कि उन्होंने ऐसा किया क्या। डिकन्स का भी यही हाल है, एक मोरालिटी जो है, एक खास किस्म का मॉरल विजन थैकरे के अंदर भी पाया जाता है। टीचर हैं, टीचर कम नॉवलिस्ट हैं ये सारे। When men in their pages have been described as dishonest and women as immodest, have they not ever been punished? क्योंकि आप इनके नॉवल पढ़ें और अगर कोई डिसऑनेस्ट है, अगर कोई वोमेन इमोडेस्ट है, कोई गलती करती है, तो क्या उसको सख्त से सख्त सजा नहीं देती। जॉर्ज एलियट के नॉवल पढ़ें, डिकन के पढ़ें। The reading of the public of the early Victorian period was composed of respectable people and it was for them that the novelist wrote. तो ये आयरॉनिकल है, और क्योंकि उस टाइम के लोग जो कि रिस्पेक्टेबल बन चुके थे, मिडिल क्लास एक आ चुकी थी, मिडिल क्लास की यही रिक्वायरमेंट थी, जैसे पाकिस्तानी मिडिल क्लास बिल्कुल सेम है, जो उस वक्त की विक्टोरियन सेंसिबिलिटी है ना, एग्जैक्टली वही पाकिस्तान की इस वक्त सेंसिबिलिटी है। हम लोग तो इसे सही समझ सकते हैं डबल स्टैंडर्ड को, क्योंकि हम भुगतते हैं इसको। तो इसमें जो चैंपियन नॉवेलिस्ट है ना, जो आर्ट और क्राफ्ट दोनों एतबार से, वो हैं चार्ल्स डिकन्स, born in 1812 and died 1870। तो अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट में ये जाइंट नॉवलिस्ट हैं, जो डिकन और थैकरे दो ही बड़े नाम हैं। डिकन इज द चीफ अमंग द अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट एंड इज इन फैक्ट द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल ऑफ इंग्लिश नॉवलिस्ट सो फार। अभी तक के सारे इंग्लिश नॉवलिस्ट को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलर नॉवलिस्ट हैं अभी तक जो पढ़ा जाता है। और डेफिनेटली इनकी स्ट्रेंथ क्या थी, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, फिर आप अपने टाइम और स्पेस दोनों को क्रॉस करेंगे। It was the age of 25 with the publication of the Pickwick Papers that Dickens suddenly sprang into the fame. ये बड़े मशहूर हो गए किस वर्क से, ये 25 साल के थे, इनकी पब्लिकेशन आई पिकविक पेपर्स, and came to be regarded as the most popular of English novelists. In his early novels, Pickwick Papers in 1837 में इनका पहला नॉवल आता है, और उसके बाद अगर देखें स्केचेस, उससे पहले इन्होंने स्केचेस लिखे थे, स्केचेस बाय बोस, पहला वर्क तो एक्चुअली वो है, लेकिन नॉवल पहला पिकविक है। निकलबॉय फॉर इंस्टेंस, एंड डिकन्स फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ स्मॉलेट। शुरू के अंदर इन्होंने स्मॉलेट को फॉलो किया। लाइक स्मॉलेट्स नॉवेल्स, दे आर mere bundles of the adventure connected by means of the character who figure in them। तो इनके जो अर्ली नॉवेल्स हैं वो काफी हद तक स्मॉलेट से मिलते जुलते हैं, एडवेंचरस, एक डिफरेंट इंसिडेंट्स इकट्ठे कर दिए उन्होंने बस, जैसे पिकविक पेपर्स के अंदर है, निकलबॉय है। in his Martin Chuzzlewit 1843 के अंदर, डॉम्बी एंड द सन 1846-48 एंड डेविड कॉपरफील्ड
इनका आता है जी 1849 और 50 के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं डबल डबल ईयर लिखे हुए, ये यहाँ डबल है, इसका मतलब इन्होंने सीरियल फॉर्म में इनको पब्लिश किया है, किस्तों में पब्लिश किया, आई मीन मैगजीन्स में वो बारी बारी आते रहे, फिर बाद में बुक फॉर्म में आए। ही मेड सम एफर्ट टुवर्ड्स यूनिफिकेशन बट इवन हेयर द प्लॉट्स आर लूज। यहाँ इन्होंने पहले से ज़्यादा अच्छी एफर्ट की है, लेकिन अभी भी प्लॉट इनका लूज है अकॉर्डिंग टू क्रिटिसिज्म। डोम्बे एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड एंड मार्टिन चैजलविट। इट वॉज इन ब्लीक हाउस, एक और इनका नॉवल है ब्लीक हाउस 1852 एंड 53 में, ये भी सीरियल फॉर्म में आया, दैट ही सक्सीडेड इन गैदरिंग up all the diverse threads of the story in a systematic and coherent plot। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनका वर्क ब्लीक हाउस। आर्ट इनका जो है ना, क्राफ्ट इनका डेवलप होता जाता है ग्रेजुअली। इन इज लेटर नॉवेल्स जैसे डॉरेट है 1957 5 और 67 के अंदर इन्होंने पब्लिश करवाया, और टेल ऑफ टू सिटीज 1864-65 एंड अनफिनिश्ड एडमंड रूड। हाँ, ये भी आपने याद रखना है, ये डिकन का एक नॉवल जो है अनफिनिश्ड है, वहाँ इनकी डेथ हो गई थी तो ये कंप्लीट नहीं कर सके। एडमंड ड्रूड है, ये एक दफ़ा पेपर में आया था, जहाँ तक मुझे याद है एक टेस्ट में ये आ चुका है कि डिकन का अनफिनिश्ड नावल कौन सा है, एडविन ड्रूड है वो। और आल्सो लाइक ब्लीक हाउस सिस्टमेटिकली प्लान्ड, तो ये वर्क इनके काफ़ी मेच्योर हैं, सिस्टमेटिकली प्लान्ड हैं। ब्लीक हाउस से इन्होंने प्लॉट को स्ट्रॉन्ग किया, और टेल ऑफ टू सिटीज़ बहुत अच्छा काम है इनका, और आपके सिलेबस में भी है ये। The novels which during the Romantic period and passed through the phase of the adventure reverted in the hands of the Dickens to the literature of feeling. Too much emphasis on feeling. इनके यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा ये emphasis करते हैं जी फीलिंग के ऊपर। एडवेंचर से रोमांटिक एज में आपको पता है ज़्यादा एडवेंचर जो है उसके ऊपर लिखा गया। वाल्टर स्कॉट के नावल आपको पता है जिसमें एडवेंचरस होते थे, स्टोरी होती थी उनके अंदर भी, और हिस्टोरिकल फिगर जो है उन्होंने फिक्शन क्रिएट किया है। डिकन ने क्या किया, बिल्कुल ये सिर्फ पोइट्री नहीं होती, फीलिंग पे ज़्यादा जाते हैं, तो इमोशंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। सेंटिमेंटलिज्म का इन पे टाइटल भी लगा इन्होंने, सेंटिमेंटलिस्ट थे, एज इट हैपेंड इन द केस ऑफ द रिचर्डसन। रिचर्डसन के काम में भी हमें चीज़ नजर आती है। हिज नॉवेल्स आर फुल ऑफ पैथोस, वही ना सेंटिमेंट्स, फिगर्स, पैथोस, एंड दे आर द मैनी पैसेजेस ऑफ स्टडीज एंड एक्स्ट्रा वैगेंट सेंटिमेंट्स। तो हमें एक्स्ट्रा वैगेंट जो है ना, ओवरफ्लुअस किस्म के सेंटिमेंट्स नजर आते हैं, तो इन पे सेंटिमेंटलिस्ट होने का इल्ज़ाम भी है। बट जैसे ना सेंटीज, जैसे मॉडर्न टाइम में यूज होती है, वो सेंटी किस्म के इन्होंने कैरेक्टर्स और सिचुएशन बनाई हैं। बट डिकन्स सेंटिमेंटलिज्म, इसको हाईलाइट होना चाहिए, फॉर विच ही इज ऑफन ब्लेम्ड एज ए फेज ऑफ हिज आइडियलिज्म। बड़े लेवल पे देखें तो आइडियलिज्म का एक फेज है। लाइक अ ट्रू आइडियलिस्ट, डिकन सीक्स टू एम्बॉडी इन हिज आर्ट द इनर लाइफ ऑफ द मैन विद अ डायरेक्ट और इम्प्लाइड मॉरल पर्पस। और मॉरल पर्पस तो आपको पता है, हर विक्टोरियन जो है नॉवलिस्ट एक टीचर भी है, अपना एक मॉरल विजन रखता है, सबक तो लाजमी देना है उसने। ही वैल्यूज क्वालिटीज लाइक ऑनर, फिडेलिटी, करेज, मैग्नानिमिटी। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डिकन्स आइडियलिज्म इज फाउंड इन टेल ऑफ टू सिटीज। अगर आप देखें तो आपको सही आइडियलिज्म में नजर आता है। वियर ही प्रीचेज अ sermon on the sublime text, मतलब greater love path, no man than this, that a man lay down his life for his friend। ठीक है, ग्रेटर लव पाथ है जब एक आदमी, एक इंसान जो अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे देता है किसी और आदमी के लिए। उसके अंदर आपको पता है सिडनी कार्टन जो है वो अपनी लाइफ जो है वो दे देता है लूसी के लिए, और उसके हस्बैंड के लिए सेक्रीफाइस जो देता है। कैसे ऐसे बिल्कुल ऐसे लगता है इंडियन मूवीज भी बिल्कुल चार्ल्स डिकन के नावल को पढ़ के जो है ना 90s की सारी मूवीज हमारे सामने आ जाती हैं। Another phase of the Dickens idealism was his implicit belief that this is the best of all possible worlds। और दूसरा उसका ख्याल था कि ये बेस्ट दुनिया है जो हमारी है ना, तो इसके साथ थे हमेशा। In spite of the pain, dirt, sin with which his novels are full, they leave an impression on the reader of the unwavering optimism of Dickens। तो Dickens के यहाँ एक unwavering optimism पाया जाता है, इस लाइफ के बारे में, इस दुनिया के बारे में से वो बेस्ट समझते हैं। ब्राउनिंग के यहाँ ये करीब हैं। He shared to the full the sanguine spirit of the age, despite the hardness of the heart and the selfishness of those in high places, their greed and hypocrisy, and the class prejudices which had divided man from man. Dickens believed that the world was still a very good world to live in।
ये सारे मसले हैं वो कहता है, और शो भी करते हैं अपने नावल के अंदर, हिपोक्रेसीज भी, ग्रीड भी, प्रेजुडिसेस भी, सारा कुछ है, लेकिन वो समझते हैं कि दुनिया अंदर से फिर भी ठीक है. He had faith in the better element of the human beings who live and struggle. All his characters come out of the pit of the suffering and distress as better men, uncontaminated and purer than before. सारे करेक्टर आप देखेंगे यही कोशिश करते हैं और बेहतर इंसान बन जाते हैं. टेल ऑफ टू सिटीज में आपको याद होगा, वहाँ जो डॉक्टर मैनेट हैं, कितने साल वो जेल में उनको फेंक दिया जाता है, लेकिन वो बाहर आते हैं और फिर एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करते हैं, माफ भी कर देते हैं. इवन अपने दुश्मन के जो ग्रेटेस्ट उनका फू है, उन्हीं की जनरेशन के बंदे से अपनी बेटी की शादी भी करते हैं. तो इन द कोर ऑफ द हार्ट वो हमेशा ही दिखाते हैं ह्यूमैनिटी अच्छी है, प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ते हैं. बट बट द मोस्ट डिलाइटफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ द आइडियलिज्म द डिकन्स इज ह्यूमर. सबसे जो इनके यहाँ स्पेशल चीज़ है वो इनका ह्यूमर है, विच इज़ आलमोस्ट इरेजिस्टिबल. जो मजाक ये क्रिएट करते हैं, जो किरदार इनके, वो वहाँ मिस्टर प्रिम रोज आपको याद होगा उनमें पढ़ते हुए उनकी जो स्केच इन्होंने क्रिएट किया था, कितनी हंसी आती थी. और इट इज क्लियरली मैनिफेस्टेड इन फर्स्ट नॉवल जो पिकविक है, एंड इन द सक्सीडिंग नॉवल इट इज ब्रॉडन एंड डीपन्ड. इनके करेक्टर बहुत मेमोरेबल होते हैं, याद रहते हैं. डिकन्स हैज द नैक ऑफ द यूनाइटिंग ह्यूमर विद पैथोस इन इट. तो ये दो चीज़ों को जोड़ते हैं, पैथोस को यानी एक्सट्रीम सेंटिमेंटल जो कंडीशन होती है, सेंटी करेक्टर्स कह लें, और साथ ह्यूमरस भी होते हैं. सॉर्ट ऑफ द ट्रेजाइक कॉमिक यानी ट्रेजिक कॉमेडी का जो उन्होंने फ्लेवर शेक्सपियर से लिया, which is especially noticeable in the certain sections of the Old Curiosity Shop and the Martin Chuzzlewit. तो एक और इनका वर्क है Old Curiosity Shop. इन दोनों के अंदर में ट्रेजाई कॉमिक एलिमेंट हमें मिलेंगे. The best example of the Dickens pure comedy are Peggotty and the Barkis episode in the David Copperfield novel के अंदर जो इनके वाक़यात हैं. It is especially in the delineation of the characters that the humor of the Dickens is supreme. तो डिकन दो चीज़ों में फेमस है, एक तो क्राफ्ट के अतबार से स्टोरी टेलिंग इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी दो चीजें हैं सेंटीमेंट, सेंटी कैरेक्टर्स, पैथोस और ह्यूमर. All his characters are humorous, highly idealized and yet retaining so much of the real that we recognize in them some disposition of the ourselves and the men and the women we met. The number of these humorous types that Dickens contributed to fiction runs into thousands. इन्होंने बहुत ज़्यादा करेक्टर किए, प्रोलिफिक राइटर थे, बहुत ज़्यादा नॉवल भी आपको पता लिखे, फिर हर नॉवल में बेशुमार करेक्टर्स हैं. In fact, there is no other writer in English literature except only Shakespeare who has created so many characters. अगर करेक्टर और बहुत ज़्यादा मेमोरेबल करेक्टर क्रिएट करने की बात की जाए तो शेक्सपियर के बाद अगर किसी ने बहुत ज़्यादा करेक्टर तख्लीक किए हैं और मेमोरेबल भी बनाए हैं तो वो यही हैं. Permanent elements of the humorous tradition of the English race. Beside being an idealist, Dickens was also a realist. इनके कामों में हमें रियल पोर्ट्रेट भी नजर आता है सोसाइटी का. He began his literary career as a reporter. कैरियर इन्होंने रिपोर्टर का से लिया था. तो पिछली एज में ना हमने एक और नॉवेलिस्ट के बारे में पढ़ा था जो पहले एक रिपोर्टर थे फिर बाद में नॉवेलिस्ट बने. क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? And his sketches by Bose have air of the 18th century quiet observer and the news writer. बिल्कुल न्यूज राइटर और रिपोर्टर थे तो उन्हें sketches भी लिखे. It is personal experiences which underlie the novels of the Dickens, not only novels like David Copperfield, where it is so obvious, but also Hard Times. इनका एक और नॉवल है Hard Times, where one would least expect to find them. He awakened the interest of the public in the social condition of England. The novels of Dickens were full of personal experiences, anecdotes, stories from friends, and statistics to show that they were found upon facts. The result was that after Dickens began writing, Knights and Ladies and the Tournaments became rare in English novel. They were replaced by the agricultural laborers, miners, tailors, paupers. अब हमें इनके कैरेक्टर में ये मिलते हैं, सिटी लाइफ को डिपेक्ट करते हैं ज़्यादा. द नॉवेल्स ऑफ द डिकन्स वर आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड एक्सप्रेशन इन द फिक्शन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट ऑफ द विक्टोरियन एरा. उनके अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट थी उसके लोग भी डिकन को अपना आदमी समझते हैं क्योंकि इन्होंने गरीबों की हालत पे बहुत ज़्यादा लिखा और उसको
पोर्ट्रे भी किया। From first to the last, he was a novelist with a purpose. He was a staunch champion of the weak, the outcast, and the oppressed. And in almost all his novels, he attacked one abuse or the other in existing system of things. It is therefore no exaggeration to say that humanitarianism is the keynote of his work. And on account of the tremendous popularity that he enjoyed as a novelist, Dickens may justly be regarded as one of the foremost reformer ऑफ हिज एज, हम इसे कह सकते हैं ये रिफॉर्मर भी थे, टीचर भी थे, प्रीचर भी थे और मॉरलिस्ट भी थे, रियलिस्ट भी थे। ह्यूमैनिटेरियन टच भी इनमें नजर आता है। स्टोरी टेलर ये कमाल के हैं, वाल्टर स्कॉट की तरह, इसी वजह से आज तक इनका नाम है और इनके काम को पढ़ा जाता है। दूसरे जो हमारे पास एक बड़े जॉइंट नॉवलिस्ट हैं वो हैं विलियम मेक पीस थैकरे, जो 1811 में पैदा हुए, 1863 में इनकी डेथ होती है। ये भी डिकन के हम असर हैं, बड़ा नाम है, लेकिन हम इनको कैसे समझेंगे, डिकन के साथ इनको कंपेयर करेंगे। Thackeray, who was Dickens' contemporary and great rival of the popular favor, lacked his weakness and his genius. He was more interested in manners and morals of the aristocracy than in the great upheavals of the age. डिकन का इंटरेस्ट आपको पता है लोकल पब्लिक में था, आम लोगों और गरीब लोगों की उन्होंने बात की है या मिडिल क्लास के बारे में लिखा है, लेकिन थैकरे जो है ये मैनर्स की बात करते हैं, मॉरल्स की बात करते हैं और अरिस्टोक्रेसी को डेलिनेट करते हैं अपने वर्क के अंदर। तो यहाँ हमें पहला इनमें फर्क नजर आता है। अनलाइक डिकन हु केम of a poor family and had to struggle hard in his boyhood, Thackeray was born on rich parents, inherited a comfortable fortune, and spent his young days in comfort. तो दोनों में ये भी कंट्रास्ट है। डिकन एक गरीब घर में पैदा हुआ था, इनके फादर पे काफ़ी कर्जा रहा लाइफ के अंदर, डिकन ने छोटी उम्र से काम किया और इनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा लाइफ के अंदर, फाइनेंशियल सफरिंग इन्होंने देखी है, गरीबों की लाइफ देखी है, किराए के मकान देखे हैं। लेकिन थैकरे तो एक रिच पेरेंट्स में पैदा हुआ था, कंफर्टेबल लाइफ थी और बहुत एक एरिस्टोक्रेटिक एक्सपीरियंस था इसका तो। But whereas Dickens, in spite of his bitter experiences, retained a buoyant temperament and a cheerful outlook on life. अब दोनों में लेकिन फ़र्क कितना अजीब है। डिकन ने हमेशा ज़िंदगी में बड़े तल्ख तजुर्बात किए, ठीक है, गरीबी देखी, परेशानी देखी, माली हालात देखे बुरे, वालदैन को सफ़र करते देखा और अब्यूज़ का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद डिकन के बिटर एक्सपीरियंस होने के बावजूद डिकन का जो लाइफ के बारे में एटीट्यूड है वो चीयरफुल है, ठीक है, वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो चीयरफुल है। दूसरी तरफ थैकरे को देखें, इन स्पाइट ऑफ हिज कंफर्टेबल एंड इजी लाइफ टर्न्ड सिनिकल टुवर्ड्स द वर्ल्ड। लेकिन मजे की बात है वो अपने काम में बड़े सिनिकल हैं, बड़ी उन्हें हैप्पी लाइफ गुजारी है, कोई तलख तजर्बा नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, खुशहाल इंसान थे, वालदैन भी इनके अमीर थे, लेकिन लाइफ के बारे में वो सिनिकल हैं, थोड़े पैसिमिस्टिक है। We used him so well and found shames, deception, vanities everywhere because he looked for them. और इन्हें हर तरफ क्या नजर आता है, शेम्स, डिसेप्शन, वैनिटीज, क्योंकि वो यही तो तलाश करते रहते हैं। तो दोनों की आउटलुक में डिफरेंट है, दोनों के बैकग्राउंड में डिफरेंट है, दोनों का अंदाज तहरीर अलग है। डिकन वॉज मोर इंटरेस्टेड इन प्लेन कॉमन पीपल, क्योंकि डिकन का तजर्बा ही वही था, कॉमन गली के आम लोग, गली मोहल्लों के बिल्कुल नॉर्मल इंसान, गरीब लोग जो हैं। थैकरे ऑन द अदर हैंड वाज मोर कंसर्न्ड विद हाई सोसाइटी। थैकरे के नावल जो है वो हाई सोसाइटी के ऊपर है, क्योंकि उनका आम लोगों और लोअर क्लास का तजर्बा ही नहीं था उन्हें। The main reason of this fundamental difference between the two of was, however, of environment, but of temperament. ज़्यादा इनका temperament का फर्क है, environment भी खैर दोनों ने अलग से ही देखा है। Whereas Dickens was romantic and emotional and interpreted the world largely through his imagination. डिकन का एटीट्यूड जो है थोड़ा रोमांटिक है लाइफ के बारे में और बड़े हैप्पी होते हैं, वो पॉजिटिव है, लाइफ अफर्मिंग है ब्राउनिंग की तरह, विल टू लिव है और थोड़ा इमोशनल सेंटी भी हैं, बहुत इमोशन को बहुत वैल्यू देते हैं, इमेजिनेशन यूज करते हैं। थैकरे वाज द रियलिस्ट। दूसरी तरफ थैकरे देखे तो बिल्कुल ही रियलिस्ट, हार्ड रियलिस्ट, मॉरलिस्ट हैं, जज्ड सोली बाय द ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, फ़ौरन से जजमेंट देते हैं और हाई क्लास माशरे के बारे में लिखते हैं और उनकी खामियों को बाहर लेके आते हैं। Thus, if we take the novels of the both together, they give us a true picture of all classes of English society in the early Victorian age. अगर हमने देखनी है तो फिर इन दोनों नॉवलिस्ट को इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोअर क्लासेस और मिडिल क्लास डिकन ने कवर की हैं
और जो एलीट क्लास थी, सुपर क्लास थी, एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, उनमें क्या चल रहा है उसको थैकरे ने कवर किया है। थैकरे इज फर्स्ट ऑफ ऑल ए रियलिस्ट हु पेंट्स लाइफ एज ही सीज इट, एज ही सेज ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने बारे में थैकरे खुद ही कहते हैं, और वो बड़े रियलिस्ट थे, वो बिल्कुल उसमें कोई इमेजिनेशन नहीं यूज़ करते थे, कोई एग्जैजरेशन नहीं, कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं, जिस तरह नज़र आती है ना ज़िंदगी वैसे ही कॉपी करते थे। और वो अपने बारे में कहते हैं, आई हैव नो ब्रेन्स अबव माई आइज, आई डिस्क्राइब व्हाट आई सी। कितनी कमाल की लाइन है वैसे, डिस्क्रिप्शन एक्सप्रेशन के हवाले से देखें। थैकरे की ये लाइन याद रखिएगा, ये पेपर में भी आ सकती है। क्या कहते हैं, आई हैव नो ब्रेन्स अबव माई आइज, ठीक है, जो मैं देखता हूँ ना बस पीछे मेरी और कोई समझ नहीं है। आई डिस्क्राइब व्हाट आई सी, जो मैं देखता हूँ बस वही डिस्क्राइब करता हूँ। इसलिए मैं अगर ऐसा डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो फिर क्योंकि आप ही ऐसे हैं। जैसे कि मंटो ने कहा था ना, सादत हसन मंटो ने, कि अगर मेरे अफसाने अनबियरेबल हैं और आपसे पढ़े नहीं जाते तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा हूँ, इसका मतलब ये कि मुआशरा बुरा है, क्योंकि मैंने तो कॉपी किया है मुआशरे को, जो मैंने देखा मैंने वही तो लिखा है, फिर आप खुद को ठीक करें ना। He gives in his novels accurate and the true picture of, especially of the vicious element of the society. He is readily offended by the shams, falsehood, hypocrisy of society. क्योंकि ये एलीट क्लास में आम थी ना, हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है एलीट क्लास के अंदर। फॉल्सहुड, बहुत झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं, और शैम्स होते हैं मतलब नकली काम करते हैं, सारे दिखावे वाले काम। द रिजल्ट इज दैट ही satirizes them. His satire is always tempered by the kindness and humor, although उसमें है कुछ humor भी। Moreover, besides being a realist and satirist, Thackeray is also a moralist. और moralist इसने होना ही होना है, क्योंकि हमने पढ़ा कि हर विक्टोरियन नॉवलिस्ट मॉरलिस्ट है, वो कुछ भी हो एंड पे मॉरलिस्ट लाजमी होता है। In all his novels, he definitely aims at creating a moral impression, and he often behaves in an inartistic manner by explaining and emphasizing the moral significance of his work. The beauty of the virtue and the ugliness of the vice in his character is so obvious on every page that we do not have to consult our conscience over their action. यानी इनके हर पेज में हमें नजर आता है कि वर्च्यू को जो है ना ये एडमायर भी करते हैं, उसकी ब्यूटी को प्रोपोगेट करते हैं, और वाइसेस को अगली दिखाते हैं। तो मॉरलिस्ट तो हो गए ना, प्रोपोगंडा तो कर दिया ना। But the quality of which Thackeray is most remembered as a novelist is the creation of living characters. He holds up the mirror to life. He presents life itself. जैसे उन्होंने देखा वैसे ही उन्होंने लाइफ को पेंट कर दिया। इट वॉज विद द पब्लिकेशन ऑफ द वैनिटी फेयर, ये इनका सबसे ग्रेटेस्ट वर्क है, वैनिटी फेयर। ये शायद कहीं ना कहीं इसका नाम आपने पढ़ा होगा, हो सकता है इस नावल को भी पढ़ा हो कहीं। 1846 दैट द इंग्लिश रीडिंग पब्लिक बिगन टू अंडरस्टैंड व्हाट अ स्टार हैड राइजन इन इंग्लिश लेटर्स। वैनिटी फेयर एक सुपर वर्क है। अगर आपने थैकरे पढ़ना है तो फिर लाजमी आपको वैनिटी फेयर पढ़ना होगा। डिकन के हवाले से तो दो चार वर्क्स हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि ये पढ़ेंगे वो पढ़ें, उनके एक से ज़्यादा अच्छे काम हैं। Vanity Fair was succeeded in 1849 by Pendennis, which was an autobiography, holds the same place among his work as David Copperfield. जैसे डेविड कॉपरफील्ड जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है डिकन का, याद रखिएगा डिकन का जो ऑटोबायोग्राफिकल है वो डेविड कॉपरफील्ड है, और थैकरे का बिल्कुल उसी तरह पेन डेनिस जो है ऑटोबायोग्राफिकल। 1852 अपीयर्ड द मार्वलस हिस्टोरिकल नॉवल हेनरी एजमंड। एक और इन्होंने एक वर्क लिखा था हेनरी एजमंड, ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है, ठीक है, which is the greatest novel of its own special kind ever written. It is Thackeray depicted the true picture of the Queen Anne period and showed his remarkable grasp of character and story. उसके बाद इनका एक और नॉवल है जी, न्यू कम्स। 1853 से 58 में इन्होंने सीरियल फॉर्म में पब्लिश करवाया होगा। He returned to the modern times and displayed his great skill in painting contemporary manners. जैसे हमने देखा था अक्सर मैनर्स पर लिखते हैं। न्यू कम्स। By some critics, New Comes is considered to be his best novel. कुछ लोग कहते हैं कि New Comes सबसे अच्छा है। His next novel है The Virginians, which is a sequel to Esmond. इनका जो Esmond novel है, ये ज़हन में रखिए कि इन्होंने सीक्वल भी लिखा है उसका,
द वर्जीनियंस, ये उसी का पार्ट 2 है। डील्स विद द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी। In all these novels, Thackeray has presented life in a most realistic manner. अब हम जाएंगे माइनर पोइट्स की तरफ, 1 मिनट की ब्रेक के बाद। तो चलते हैं जी हम रिमेनिंग माइनर पोइट्स की तरफ, ताकि इस सेक्शन को हम अभी कंप्लीट कर लें। अमंग द माइनर नॉवलिस्ट ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड, जो माइनर है उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बेंजामिन डिसराइली। बेंजामिन डिसराइली आपको याद रहेगा इस हवाले से, क्योंकि ये साथ साथ ये वजीर आजम भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड रहे हैं डिसराइली। तो एक नावलिस्ट प्राइम मिनिस्टर भी देखा है इंग्लैंड ने। हमारी तो ऐसी किस्मत नहीं है कि कोई नावलिस्ट और ड्रामेटिस्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर हो। हाँ, कैरेक्टर बन गया है, आर्टिस्ट पता नहीं कब बनेगा। द ब्रोंटे सिस्टर्स जो हैं फिर वो आ जाती हैं, मिसेस गैस्कल जो हैं, चार्ल्स किंग्सली, चार्ल्स रीड, विल्की कॉलिंस, एंड ट्रोलो, ये माइनर नॉवलिस्ट में आ जाते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं जल्दी से, कोई एक एक काम भी इनका आपको याद रखना पड़े तो याद रख लें, तो ये काफ़ी हो जाएगा। जैसे बेंजामिन डिसराइली रोट हिज फर्स्ट नॉवल विवियन ग्रे, इनका नावल है विवियन ग्रे, इन विच ही गेव द पोर्ट्रेट ऑफ द डेंडी एंड यंग इंटेलिजेंट एडवेंचरर विदाउट स्क्रूपल्स। इन द सक्सीडिंग नॉवेल्स में है कनिंग्सबी या कनिंग्स बाय सिबिल, और तीसरा इनका एक और भी है, वो है टैनक्रेड। Disraeli was among the first to point out that the amelioration of the wretched lot of the working class was a social duty of aristocracy. तो ये बात उन्होंने करनी थी, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन थे। Being a politician who became a prime minister of England, he has given us the finest study of the movement of the English politics under Queen Victoria. All his novels are written with a purpose, and the characters in them are created with a view the thesis they retain a certain air of unreality. इनका अपना एक थीसिस था, एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एक पर्पस था, एक मॉरल विजन था, एक पॉलिटिशियन भी थे, आपको पता है। तो इन्होंने विवियन ग्रे, किनिंग्स बाय, सिबिल, टैनक्रेड, ये इनका वर्क है। इनको आप समझ सकते हैं एक पॉलिटिशियन कैसा नावल लिखेगा, या शायद अच्छे नावलिस्ट के साथ साथ वो पॉलिटिशियन थे, ये भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा आती हैं जी ब्रॉन्टे सिस्टर्स, इनका पिछले दिनों भी बात हुई थी। who made their mark as a novelist were Charlotte Bronte and Emily Bronte. इनकी तीसरी सिस्टर भी हैं, याद है मैंने आपसे पूछा भी था। लेकिन नॉवलिस्ट जो जिन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया है वो शार्लेट ब्रॉन्टे और एमिली ब्रॉन्टे हैं। शार्लेट ब्रॉन्टे का नाम पहले देखते हैं। डिपिक्टेड इन नॉवेल्स दो स्ट्रॉन्ग रोमांटिक पैशंस विच वर जनरली अवॉइडेड बाय डिकन एंड थैकरे। डिकन और थैकरे के में तो विक्टोरियन हमें टच मिलता है, लेकिन एक जो चीज़ अलग हमें शार्लेट ब्रॉन्टे में मिलती है, बिल्कुल इन्होंने रोमांटिक अंदाज में लिखा है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि रोमांटिक पीरियड के साथ ये चल रही हैं। शी ब्रॉट लिरिकल वार्मथ एंड द प्ले ऑफ द स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन द नॉवल। शार्लेट ब्रॉन्टे के जो वर्क है, खास बिन मास्टरपीस जो है इनका जेन आयर, ये आज भी आपको नजर आता है, आज तक ये नॉवल रीप्रिंट हो रहा है, इससे इसकी काबिलियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर आपको शार्लेट ब्रॉन्टे का काम पढ़ना है तो जेन आयर आपके सामने हाजिर है। हर ड्रीम्स एंड द रिसेंटमेंट्स किंडल एवरी पेज, हर पेज पे आपको रोमांटिसिज्म, ड्रीम्स और इमोशंस मिलेंगे। तो ऐसे नॉवल अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो इनको पढ़ सकते हैं। हर अदर नॉवेल्स आर द प्रोफेसर एंड द विलेट एंड द शर्ली। In all of them, we find her as a mistress of the wit, irony, accurate observation, and a style full of impassioned eloquence. इनकी दूसरी सिस्टर हैं एमिली ब्रॉन्टे हैं, जिनका काम मैंने पढ़ा हुआ है, हमारे मास्टर्स में था, वुदरिंग हाइट्स, आपने शायद भी पढ़ा होगा। Was a more original than her sister, though she died at the age of 30. She wrote a strange novel. एक बड़ा अजीब सा नावल है लिखा, ये स्ट्रेंज नावल है। वाकई इसके कैरेक्टर भी बड़े अजीब थे। वुदरिंग हाइट्स, इसमें एक कैरेक्टर होते हैं हीथ क्लिफ, मुझे आज भी याद है हीथ क्लिफ। तो जब उनकी बिलव्ड की शादी हो जाती है किसी और की साथ, तो ये दूर से भागते हुए आते हैं और अपना सर दीवार के साथ दे मारते हैं, और फिर उठते हैं, फिर अपना सर दीवार से मारते हैं, फिर उठते हैं, फिर तो अजीब पागलों वाली हरकतें करते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं मैं रिवेंज लूंगा हर बंदे से जिसने मेरी बिलव्ड को मुझसे अलग किया है। और ये बहुत लंबा एक प्लान करते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को डैमेज करते हैं। सिर्फ लव मैडनेस दिखाई गई है इसके अंदर, which contains so many of the troubled, tumultuous and rebellious elements of the romanticism.
ठीक है। और वो इसमें मुझे एक भी टर्म भी याद आई, उस टाइम पे हमने पढ़ा था, हीथक्लिफियन लव। ऐसी मोहब्बत को ना जो पागल कर दे बंदे को, होश खोल दे, जैसे हमारे यहाँ मजनू था, मजनू लाइक एक कैरेक्टर। हीथक्लिफियन लव, ये बाकायदा से एक फ्रेज भी बन चुकी है। It is a tragedy of love at once fantastic and the powerful, savage and moving, which is considered now as the one of the masterpiece of world fiction. However, पढ़ाया जाता है, मास्टरपीस है, आप भी पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें। मिसेस गैस्कल के ये क्या लिखती हैं, एज ए नॉवलिस्ट डेल्ट विद सोशल प्रॉब्लम्स, शी हैड फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द इवल्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको पता है इंग्लैंड इंडस्ट्रियल इंग्लैंड बन चुका है, उसके अपने ईवल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं सोशल, हैविंग लिव्ड इन मैनचेस्टर फॉर मैनी ईयर्स। अब ये मैनचेस्टर भी नहीं है, आपको पता है मैनचेस्टर जो है वहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े की मिलें थी, इसलिए हमारे फैसलाबाद को भी मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये भी कपड़ा सप्लाई करते हैं। अब नॉवेल्स, मैरी बर्टन, इनका नावल है मैरी बर्टन, एंड नॉर्थ एंड साउथ, दूसरा नावल है, गिव्स अस कॉन्क्रीट डिटेल ऑफ द मिजरेबल प्लाइट ऑफ द वर्किंग क्लास। तो इनको याद रखें, मिसेस कैस्कल को मैनचेस्टर से, कपड़ों के मिलों से, आम लोगों के, फैक्ट्री वर्कर्स की जो हालत हो सकती है वर्किंग क्लास की, वो कैप्चर करते हैं नॉर्थ एंड साउथ मैरी बर्टन के अंदर। In Ruth, Mrs. Gaskell shows the same sympathy for the unfortunate girl. रुथ में जो रूथ एक गर्ल है और उनकी अनफॉर्चुनेट लाइफ है और स्ट्रगल है। In Cranford, she gave a delicate picture of the society of a small provincial town which reminds us of the Jane Austen. तो क्रैनफोर्ड हमें जेन ऑस्टन का आइडिया वहाँ से हो जाता है, क्योंकि ये छोटे से एक टाउन के ऊपर प्राइड एंड प्रेजुडिस की तरह एक छोटे से गांव की कहानी है और उसी के गिर्द घूमती रहती है। फिलिग्री वर्क है ये। तो इस इन लिंक से इनको याद रखने की कोशिश करें। एक और माइनर नॉवलिस्ट हैं, बस हम ख़त्म करने वाले हैं आज का लेक्चर, चार्ल्स किंगसली, who was the founder of the Christian Socialist and actively interested in the cooperative movement, embodied his generous ideas of reform in the novel Yeast and Alton Locke. तो चार्ल्स किंग्सली का नावल देख लें जी, यीस्ट एंड एल्टन लॉक। As a historical novelist, he returned to the earliest days of Christianity in Hypatia. Hypatia, तो हाइपैशिया या हाइपैटिया में ये हिस्टोरिकल नॉवल लिखते हैं और पुराने क्रिश्चियन जो डेज हैं उनको आइडियलाइज करते हैं। In Westward Ho, he commemorated the adventurous spirit of the Elizabethan navigators, and in Hereward the Wake of the descendants of the Vikings. ये उनके बारे में लिखते हैं। हिस्टोरिकल नॉवेल्स इन्होंने लिखे। चार्ल्स किंग्सली आपको वाल्टर स्कॉट के करीब लेके जाता है। चार्ल्स रीड है हमारे पास एक और, रोट नॉवेल्स विद सोशल पर्पस, जैसे कि आपको पता है मॉरल और सोशल पर्पस सबका ही है, तो इन्होंने भी एक सोशल पर्पस से चार्ल्स रीड ने भी लिखे कुछ वर्क। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, इनका एक काम है, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, इज ए पिक्चर ऑफ द हॉरर्स ऑफ द प्रिजन लाइफ। उसके सोशल प्रॉब्लम जो कैदियों को देखने पड़ते हैं, तो उनके ऊपर, जैसे एक मूवी मुझे याद आती है, जेल एक मूवी है, तो हॉरर्स उसमें दिखाए गए हैं कि कितनी मुश्किल लाइफ होती है। हार्ड कैश डिपिक्ट्स द अब्यूज टू विच लुनेटिक्स असाइलम्स गिव राइज। तो असाइलम्स के अंदर जो लुनेटिक्स की सूरत हाल है उसको डिपिक्ट करते हैं, तो सोशल इवल है। देखिए प्रिजन पे लिखा, फिर असाइलम पे लिखा, हार्ड कैश के अंदर पुट योर सेल्फ इन द प्लेस इज ए डायरेक्टेड अगेंस्ट ट्रेड यूनियंस। फिर उन्होंने कलम उठाया और ट्रेड यूनियंस के खिलाफ लिखा, पुट योर सेल्फ इन हिज प्लेस। His A Terrible Temptation is a famous historical work. तो एक historical work भी लिख दिया। His Cloister and the Hearth 1867 shows the transition from the Middle Ages to the Renaissance. तो तेज़ी से मैंने पढ़ दिए, इनको आराम से दोबारा लेक्चर सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा और लिंक बनाइएगा कि किसी तरीके से ये नाम आए तो आपके जहन में चार्ल्स रीड आना चाहिए। कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई याद दहानी आपके साथ बनानी है इसकी। Maybe the last time हमारा ये Wilkie Collins excelled in arousing the sense of terror and in keeping in suspense the explanation of the mystery of the revelation of the crime. तो इसके बारे में हम सीधा याद रख सकते हैं, इन्होंने जो वर्ड, अगर मैंने टर्म नहीं भी लिखी तो वो शायद लिख देते हैं, वो है कि इन्होंने क्राइम फिक्शन लिखा। ठीक है, क्राइम फिक्शन जो आजकल बड़ा फेमस है बच्चों के अंदर, काफ़ी लोग शौक से पढ़ते हैं, कैसे बाद में आर्थर कैनन डॉयल ने भी लिखा है मॉडर्न क्राइम फिक्शन, काफ़ी उनका फेमस है। तो विल्की कॉलिन्स ने इसकी बुनियाद रखी थी। हिज बेस्ट नोन नॉवेल्स आर वुमन इन द वाइट,
एक तो ये है, क्राइम के बारे में होगा यकीनन, एंड द मून स्टोन, इन विच ही शोज हिज ग्रेट मास्टरी इन द मैकेनिकल आर्ट ऑफ द प्लॉट कंस्ट्रक्शन। तो इनके दो नॉवल आप ये ध्यान में रखें, द वुमेन इन वाइट। तो एक और भी हमारे पास है, एंथनी ट्रोलोप हैं, इनका वर्क आप सिलेबस में देख चुके हैं। रोट नंबर ऑफ द नॉवेल्स इन विच ही प्रेजेंटेड रियल लाइफ विदाउट डिस्टॉर्टिंग और आइडियलाइजिंग इट। His important novels are The Warden है, Barchester Tower, The Last Chronicle of Barset, so in which he has given many truthful scenes of the provincial life without poetical feeling, but not without humor. तो ट्रॉलोप की एक और बात जो याद रखने के काबिल है कि इनके द वार्डन है, द बर्चेस्टर टावर एंड द लास्ट क्रॉनिकल ऑफ बारसेट, जितने भी इन्होंने नॉवल हैं ना, ये सारे के सारे इनका थीम एक ही है, ठीक है। वो है कि रिलीजियस जो एक्लेसियास्टिकल ऑर्डर है, उनकी करप्शन, जो रिलीजियस पर्सन होते हैं ना, उनके जो कैथोलिक सिस्टम के अंदर उनके जो ऑर्डर होते हैं, उनके अंदर जो करप्शन पाई जाती है, उसको ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और सारे नॉवेल्स में उसी को टारगेट करते हैं। जैसे जेन आस्टन ने लव और मैरिज के थीम को लिया है, इन्होंने करप्शन ऑफ क्लर्जी को लिया है, और तकरीबन हर नॉवल में वही है। इससे आप इन्हें याद रख सकते हैं। स्टोरी, Trollope has a great skill as a storyteller and his characters are lifelike and shrewdly drawn. His novel present a true picture of the middle class life and there is neither heroism and nor villainy. एक और ख़ास बात है, इनके कैरेक्टर ना तो विलनस होते हैं ना हीरो होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। His style is easy, regular, uniform, बिल्कुल प्लेन एंड ऑलमोस्ट impersonal.